जेडीयू इस बारे में क्या सोचती है। अभी फैजल साहब ने, फातमी साहब, फैजल साहब अभी ये बोले कि चिराग के साथ मिलकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटा दिया, छोटा भाई बना दिया। आपके मन में भी ऐसा कोई शक है क्या बीजेपी को लेकर? अब देखिए किसके मन में क्या था तो हमारे लीडर जानते होंगे या हमारे जो ऊपर के नेता हैं वो जानते होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि एलजेपी के खड़े होने से हमारा बहुत नुकसान हो गया और हमारे कम से कम 50 उम्मीदवार और जीते होते, लेकिन वैसा नहीं। और हमारा जो मार्जिन है जीत की वो भी कम हुई, क्योंकि और आप देखेंगे कि जो जनता दल यू जीत रही है उसका मार्जिन कम है और बीजेपी जो जीत रही है उसका मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि उनका वोट तो उधर चला गया, लेकिन हम लोगों को मिला नहीं, बल्कि जो एलजेपी का वोट प्लस कुछ और वोट भी वो उस तरफ चला गया। अच्छा, देखिए 120 तक अब टैली पहुंच गई है सौरभ। और जो अभी बोल रहे थे, अब आरजेडी के लोग बोल रहे थे, आपसे मैं बता दे रहा हूं कि अगर एनडीए यूनाइटेड रहता तो 76 की बात कर रहे हैं, 26 सीट नहीं आती उनको। हाँ सुधांशु जी, आपको बता दें जो टैली बता रहे थे, टैली बता दें हमें, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। 120 पर एनडीए आ गया है, 120, 115, और मैं फिर कह रहा हूं वो एआईएम के 5 जो हैं, कोई अब ओवैसी की पार्टी बिल्कुल बिखर जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ओवैसी खुद समर्थन करेंगे तो कम से कम बीजेपी नीतीश को तो समर्थन नहीं दे सकते। नहीं, तो इस सूरत में उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं होगा आरजेडी के साथ जाने के सिवा। लेकिन साथ में आप देखिए कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है सामने, 77 सीटें उनके पास चली गई है, 40 पर जेडीयू पहुंच गया है, 20 पर कांग्रेस और 73 पर बीजेपी है। सुधांशु जी देखिए, टैली 120 तक जा रही है, जो जादुई आंकड़ा होता है उससे अब नीचे खिसक चुके हैं। मैंने तो अभी आपके इस कार्यक्रम में ही अपना शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि हम अंतिम समय तक प्रतीक्षा करने का प्रयास करेंगे, परंतु अभी जो हमारे आरजेडी के माननीय प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि बड़े भाई और छोटे भाई, तो एक बात मैं स्पष्ट याद दिला देना चाहता हूं। अरे भाई, तब तो बड़े भाई लालू यादव जी थे, लालू यादव जी की कैबिनेट में नीतीश कुमार जी मंत्री थे, तो कौन बड़ा हो गया और फिर बाकी में किसने किसको छोटा कर दिया। और हमारा जहां तक प्रश्न है, नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे, परिस्थिति चाहे जो रही हो। जब हमारा गठबंधन हुआ 1995 में, तब समता पार्टी नाम था और उसकी 7 सीटें थी विधानसभा में बिहार की, और हमारी 42 सीटें थी। इसके बावजूद हमने उनको नेता बनाया और पूरे लालू जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, जदयू का नहीं था। फिर भी जब सरकार बनी तो हमने नीतीश कुमार जी को नेता बनाया, तो उसका संख्या से और सीटों से कोई लेना देना नहीं था। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के ऐसे एक दुर्लभ नेता में से एक हैं जिसके ऊपर न जातिवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न परिवारवाद का आरोप है, न अपराधीकरण का आरोप है। बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी थे पिछड़ों के नेता, मुख्यमंत्री 2 बार रहने के बाद पक्का मकान नहीं था, और गरीब गुरबा का नेता बन के लालू जी आए और मुख्यमंत्री रहने के बाद इतना मकान, इतनी प्रॉपर्टी पटना से लेके और दिल्ली में इतने बड़े बड़े फार्म हाउस की गिनना मुश्किल पड़ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, किसने किस प्रकार का विचार और चरित्र जनता के सामने रखा है वो बिहार की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से देखा हुआ है। लेकिन सुधांशु जी, ये भी तो बताइए कि आपको तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना है। 31 साल का नौजवान, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां करी, पिता लालू यादव जेल में बैठे हैं, उसके बावजूद आपको नाको चने चपवा दिए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, चुनाव आपके लिए इतना मुश्किल कर दिया। यहां मोदी जी लगे हुए हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी, आप जैसे लोग हैं धुरंधर, वो सामने एक तेजस्वी यादव। देखिए, मैं यहां कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि जब हम किसी नौजवान की बात कहें तो हाँ, उस नौजवान की बात करिए जो जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार जी थे, सुशील मोदी जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, इवन लालू यादव जी थे। वो नौजवान थे, संघर्ष करके आगे बढ़ रहे। ये क्या 26 साल की उम्र में आप उप मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी की कृपा से, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा मतलब तीर मार दिया गया? ये तो राजशाही की याद दिलाता ना। 25 साल की उम्र में व्यक्ति राजा बन जाता था, मेरे पिता राजा थे, उसके बाद मैं राजा बन गया। तो ऐसे ही आप देखिए, वहां राहुल गांधी जी 36 साल की उम्र में जनरल सेक्रेटरी बन गए बगैर कुछ किए धरे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम नौजवानों की बात करें तो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से बढ़ते हुए नौजवान और विरासत में तोहफे में पाई हुई पद के नौजवान, इन दोनों में हमें फैजल साहब जवाब देंगे आपको। फैजल जी,
देखिए सुधांशु जी शब्दों से खेलना बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। इनको मैं याद दिलाऊं कि अभी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी एक्टिव राजनीति से 15 साल से बाहर हैं, और अभी का जो चुनाव है या पिछला जो पार्लियामेंट्री चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के कंधे पे हम लोगों ने लड़ा। और अभी भी जो 77 सीट जीत के आ रहे हैं और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी राष्ट्रीय जनता दल है, तो उसमें पूरा श्रेय जाता है तेजस्वी यादव को, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। आप लोगों की स्थिति तो यह है कि एक तेजस्वी यादव के खिलाफ आपने 30 हेलीकॉप्टर लगाए हुए थे, इसलिए कि आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, आप लोग इतने ज्यादा नर्वस थे, इतने ज्यादा पैनिक मोड में थे। ठीक है, थोड़े से नतीजे क्या आपके थोड़े से फेवरेबल दिखने लगे, आपकी बोलियां बदल गई हैं, लेकिन याद रखिए कि वो लड़का संघर्ष से निकल करके आया है और संघर्ष करके न सिर्फ अपना चुनाव जीत रहा है बल्कि 77 लोगों को और चुनाव जिताया है। इससे बड़ी नहीं फैजल साहब वो कहना ये चाहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के सुपुत्र ना होते तो क्या वो 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बनते? क्या वो आरजेडी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है अगर वो लालू यादव के बेटे ना होते? बिल्कुल। नीतीश कुमार भी 77 लोग को नहीं जितवा के ला पा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन तो इस पे भी कीजिएगा ना कि नीतीश कुमार कितना जितवा के ला पा रहे हैं, और तेजस्वी इतनी बुरी हालत में भी जब उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान का कैबिनेट लगा हुआ था, 30 हेलीकॉप्टर से लोग उसके ऊपर पीछे लगे हुए थे, तब भी 77 एमएलए जितवा के लाया है। तो संघर्ष का आदमी है और नेता है, और नेता उसको एक्सेप्ट किया है बिहार के लोगों ने। आप बिहारियों का अपमान ना करें सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन फैजल साहब ये तो बताएंगे ना कि जो लालू जी ने जो वोट बैंक तैयार किया था इसका जवाब दें, इसका जवाब देना सुधांशु त्रिवेदी कि क्या आज की तारीख में नीतीश कुमार उतने एमएलए जिता के ला पा रहे हैं जितना ही 31 साल का नौजवान जितवा के लाया? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी देखिए, नीतीश कुमार जी जो भी जिता के ला रहे, मैंने तो कहा, आप काहे अन्यथा ले गए? मैंने कहा कि जब जेपी मूवमेंट था तो लालू यादव जी भी युवा नेता थे, उभर के अपनी कुव्वत से आए थे, 26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री, और मैं विनम्रता से कहता हूं वो भी नवी पास। बताइए भारत में कोई होगा? और उसके बाद सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, और उसके बाद आप कह रहे हैं अपने दम से आगे आए हुए। इसलिए मैं कहता हूं इन दोनों में हमें ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए, कौन युवा अपनी क्षमता से सामने आ रहा है और कौन युवा को विरासत में मिल रहा है। तो इसलिए स्वीकार करना चाहिए, जब आपको पूरा सिंहासन और बना के, और आपने कहा लालू यादव जी एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर है, नहीं, चुनावी राजनीति से बाहर है, कोर्ट के बाध्यता के कारण एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं है, वो पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं। और आज भी जो उनको मिल रहा है, लालू यादव जी ने जो बना के रखा, जब वो पहली बार सत्ता में आए तो क्या कहा जाता था कि वो गरीब गुरबा के नेता हैं, और आखिर में अपने को संकुचित किया, एक वर्ग के नेता हुए, फिर और संकुचित किया, एक जाति के नेता हुए, और जब वास्तविक सत्ता की भागीदारी करने की बात आई तो मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे अपनी जाति का ही कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। अब बताइए, रामकृपाल यादव जी जैसे व्यक्ति को, जो उनके इतने पुराने साथी थे, अपनी बेटी के लिए उनको दूध में मक्खी की तरह निकालने में एक क्षण नहीं लगा। तो आज तो स्थिति यह हो गई कि वो खुद अपने को वहां तक ले आए। अब सब कुछ समेट के किसी व्यक्ति को 30 साल की उम्र में दे दिया जाए तो बहुत आसान हो जाता है ना। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या कर पा रहे हैं। सापरा साहब, देखें, तेजस्वी यादव की बात चल रही है, आपके गठबंधन ने उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक नहीं, और नंबर 1 पार्टी वो फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 76 पर आरजेडी लीड कर रही है। सवाल जो उठा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी वो ये कि एक परंपरागत वोट बैंक लालू यादव की पार्टी का तेजस्वी यादव का है, और वो वोट उनको इस बार भी मिला है। ये आपके विरोधी भी मानते हैं कि लालू यादव के नाम पर एक सेट परसेंटेज ऑफ वोट है जो हर बार उनको मिलता है हर चुनाव में। उसके बाद, उसके अलावा तेजस्वी यादव अपने युवा नेतृत्व के बल पर कौन सी ऐसी इमेजिनेशन दे पाए, या युवाओं को ऐसी कौन सी प्रेरणा दे पाए जिसका असर दिखाई दे रहा हो वोट में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सुधांशु जी ने इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका एक लाइन में विवरण किया जाए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो लालू जी का जो वोट बैंक था वो इनको मिला, ये क्या दे रहे हैं, ये सारी चर्चाएं जो हैं ये कल होंगी। और लालू जी ने अगर जो वोट बैंक दिया भी है तो वो उस पार्टी की पूंजी है ना, हर पार्टी की एक पूंजी होती है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक दिन में 12 और 16 सभाएं भी की हैं, जिस तरह से उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया, और हमने देखा कि हुजूम टूट करके आ रहा था उनकी मीटिंग में, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक नए नेता बिहार के बनकर के उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने ये मान लिया है, और बिहार की जनता उनको इतनी 76 सीटें दे रही है। आज अगर 76 सीटें तेजस्वी यादव ला रहे हैं तो निश्चित रूप से यह भी कहना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे धुरंधर लोगों के प्रचार के बाद भी वो पिछाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बड़ी बात है।
तो आप इसको इस तरह से खारिज नहीं कर सकते कि लालू का पारंपरिक, लालू यादव जी का ये कोई वोट बैंक था, वो मिल गया और उस वजह से इतनी सीटें आ रही हैं। तो आपका भी पारंपरिक वोट बैंक था, जेडीयू का भी पारंपरिक वोट बैंक था, फिर वो क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं आपका और जेडीयू का वोट बैंक पारंपरिक जो था वो कम हुआ है और इसलिए तेजस्वी यादव को ये सीटें आ रही है। तो आप इसको कतई खारिज नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी को जो वोटें मिली हैं वो उनकी मेहनत, और ठीक है पार्टी का भी पारंपरिक जो वोट बैंक है वो मिला करके मिली है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दें, फिर फातमी साहब के पास चलेंगे। सुधांशु जी देखिए, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। चरण सिंह सापरा जी कह रहे हैं लालू यादव जी की पूंजी थी। अरे मान्यवर, पूंजी आप ही से छीनी थी। आप कितना खुश हैं अपनी पूंजी जाने पे। 1990 में जब वो नवासी में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले तो 40 साल कांग्रेस का शासन था, और किसके दम पे बने थे? हमारे कंधे पे चढ़ के बने थे भाई, भाजपा के समर्थन में बने थे। उसके बाद 120 रह गए थे, मगर आपने चलाया कांग्रेस ने उस जमाने में उनको। तो अब मुझे इससे ज्यादा आश्चर्य नहीं हो सकता कोई किसी की पूंजी ले गया और आज वो उसी की वकालत कर रहे हैं कि साहब पूंजी नहीं थी। अरे हमने अपनी पूंजी खुद बनाई मान्यवर, हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े। मैंने कहा ना 42 सीटें थी 92 में, 95 में, उसके बाद हम आगे बढ़े, 60 सीटें आई 99 में, फिर हम और आगे बढ़े, फिर हम लगातार आगे बढ़ते रहे। लोकसभा में तो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते रहे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं पूंजी वो होती है जो मेहनत से पाई जाए, ना कि पूंजी वो होती है जो किसी को सीधे हाथ में धरकर दे दी जाए। फातमी साहब, आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? क्या लालू यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है तेजस्वी को? सौरभ जी 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। जरूर आऊंगा फातमी साहब। नहीं, आप वो पार्टी के अपने लीडर हैं और लोग उनको मानते हैं, तो ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि लालू जी और तेजस्वी जी में बहुत अंतर है। लालू जी एक बड़े लीडर थे और इनको तो अभी बन के बताना है। ये तो कभी हालात के वोट होते हैं, मामलात के वोट होते हैं। तो अगर 76 सीट उनको अभी तक लीड मिल रही है तो इससे वो लीडर नहीं बनेंगे। लीडर तो उनको साबित करना पड़ेगा। सुधांशु जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, और वो सवाल ये है कि क्या जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि जो लालू यादव का वोट बैंक था वो तेजस्वी ने लिया, क्या इसी तरह से हर पार्टी यहां पर कास्ट के हिसाब से अपना वोट बैंक नहीं तय करती है? जो विकास की बातें होती है, नौकरियों की बातें होती है, पोलिंग वाले दिन सब खत्म हो जाती है और कास्ट के हिसाब से वोट पड़ता है। आप देखिए, मैं यहां पे सिंपल सी बात कहूंगा, 1, 2 या 2-3 जातियों समुदायों के आधार के ऊपर जिन लोगों ने राजनीति की है वो भारत की राजनीति में स्थापित चेहरे हैं। ये बताइए, आप भूल गए जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो क्या स्लोगन चलता था? डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। ये कौन कहता था? और आज भी न विश्वास हो तो जब हमने उनसे संबंध तोड़ा है अक्टूबर 1990 में, दूरदर्शन के आर्काइव में जाके देख लीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है लालू यादव जी ने साफ साफ बोला था ये कोई धर्म अरम की बात नहीं है, जात बिरादरी का देश है, ये जात बिरादरी से चलता है। शायद 26 और 27 अक्टूबर 1990 का होगा, जाके चेक कर लीजिएगा। तो जात बिरादरी फैक्टर MY हम नहीं कहते थे। गुजरात में खाम, KHAM हम नहीं कहते थे 4 जातियां। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजगर, ये 4 जातियों का नाम। और फिर सत्ता में आने के बाद लालू यादव जी कहते थे भूरा बाल निकाल रहा हूं, 4 जातियों का प्रतीक। परवल खा रहा हूं, परवल 4 जातियों का प्रतीक। और फिर कहते थे अब आ गया ललुआ, बहुत दिन फलाना खा लिया हलवा, अब वो खाएगा बलुआ किसी जाति का नाम लेके, और अब किसी जाति का नाम लेकर वो खाएगा हलवा। तो ये जाति का डिस्कोर्स तो 1990 के दशक में दुर्भाग्य से लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर और JP के आंदोलन से निकले हुए सारे ये समाजवादी। सर समय खत्म हो गया, सापरा साहब ने कहा था, इसलिए 10 सेकंड सर। बिल्कुल देखिए, मैं इनको ये कहना चाहता था कि कंधे पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। आज जो आपके बिहार के अंदर आंकड़े हैं 74 बीजेपी को मिल रहे हैं, तो ये जेडीयू के कंधे पर चढ़ के ही आपके 74 आए हैं। महाराष्ट्र में आप शिवसेना के कंधे पर चढ़ करके 104, 105 तक पहुंचे हैं। तो कंधे पर चढ़ करके किस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार करना है और अपने अलायंस पार्टनर को किस तरह से गिराना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिद्ध किया। इसलिए तो तेलुगु देशम भी हट गई थी। आज आपके सेंट्रल कैबिनेट के अंदर एक भी कैबिनेट मंत्री जो है आपके अलायंस पार्टनर नहीं है।
मात्र रामदास अठावले वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो आप अपने जो गठबंधन के पार्टियां हैं, गठबंधन के नेता, उनको लगातार दबाते आए हो, ये तो इतिहास गवाह है। सर अब ये तो अब देखिए पूरे नतीजे आ जाएं तब इस पर अलग से चर्चा करेंगे कि गठबंधन का धर्म किसने निभाया और कौन विधर्मी रहा। लेकिन फिलहाल धन्यवाद सुधांशु जी, सापरा साहब, फातमी साहब, फैजल जी, आप सबका चर्चा में आने के लिए। नतीजे अभी भी किसी भी ओर जा सकते हैं, आपको बता दें 123 एनडीए, 113 आरजेडी, एलजेपी एक पर भी आगे नहीं है, अन्य 7 पर आगे चल रहे हैं। बहुत सी सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 100 से भी कम है, 500 से भी कम है और 1000 वोटों से भी कम है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए और आपको बता दें आज आईपीएल का फाइनल नतीजा आने वाला है। बिहार पॉलिटिकल लीग के बाद देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग और चलते हैं ज्योत्सना के पास।